पार्टी आज कह रही है देश मेरा परिवार, अच्छी बात है। तो किसान भी तो उस परिवार में आते होंगे जो धरने पे बैठे रहते हैं, जो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे, उनकी मौत भी हो जा रही है, उनके बारे में सोचिए। युवा जो अपना रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी बरसाते हो आप, वो भी तो आपके परिवार के हैं। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं क्योंकि उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका समय से उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। महिलाएं चाहे मणिपुर की हो, चाहे हमारी पहलवान बेटियां हो, चाहे बीएचयू की बेटी हो, उसके साथ अन्याय होता है तो उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए, वो भी तो आपके परिवार में आता है। और बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है लगातार, उसके वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। और परिवार की बात करते हो, कोई अपने परिवार में क्या नफरत की राजनीति फैलाता है क्या? परिवार को दो भागों बांटने की कोशिश करता है क्या? अगर परिवार आपका एक है तो आपने जिस तरह चंडीगढ़ में जो आपने एक मेयर को जिताया तो आपको दोनों आंखों से बराबर देखना है ना, एक आंख बंद करके एक को थोड़ी देखना है। आप दोनों आंखों से बराबर देखिए। जिस तरह से मेयर को आपने जिताया था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हारे हुए मेयर को जिताया, तो आप अपने दोनों आंखों से बराबर नहीं देखते हो। आप परिवार अगर हिंदुस्तान को समझते हो तो हिंदुस्तान के लोगों की मदद करो ना, सभी की, सही वर्ग के लोगों की मदद कीजिए ना। 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार देने की बात आपने बोला कि हम उनको फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोगों को आप अगर रोजगार दे देते तो वो तो परिवार के हिस्सा थे ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाते। कोई अपने परिवार को चाहता है क्या लाइन में लग के 5 किलो चावल के आटा में अपनी जिंदगी काटे? कोई परिवार का व्यक्ति नहीं चाहेगा, मुझे पूरा आशा है। और सीधी सी बात है, कुल मिलाकर जनता ने ठाना है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आपने अपने तर्कश के तीर निकाले। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज जवाब दीजिए कि ये मुद्दे, एक भी मुद्दा वहां स्टेज से नहीं उठाया गया। क्या उठाया गया कि मोदी ने मां के निधन पर सर क्यों नहीं मुंडवाया, मोदी के बच्चे क्यों नहीं हैं, और मोदी किसी भी परिवार वाले से वोट ना मांगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या जो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, क्या मंच पर इंडिया गठबंधन ने यही मुद्दे उठाए थे? देखिए, मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ग्लानि, पराजय की कुंठा से भरे हुए विपक्ष के द्वारा पिछले अनेक वर्षों से अनेक बार बहुत ही निचले और छिछले स्तर के कमेंट किए जाते रहे और उसी स्तर का ये कमेंट था। और मोदी जी ने यदि कहा है कि वो परिवार पूरे देश का है उनके लिए, तो ये अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे थे, भैया याद करिए, हम सब होली दिवाली कहां मनाते हैं? अपने परिवार के साथ मनाते हैं ना। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली कहां मनाई थी? सेना के साथ बधाई थी, जाकर सीमा पर। और उसके बाद से वो आज तक हमेशा दीपावली किसी न किसी सेना की चौकी पे जाके मनाते हैं। ये होता है परिवार। 15 अगस्त 2023 को उन्होंने क्या बोला था लाल किले की प्राचीर से? मेरे परिवार वासियों। और उन्होंने तो जब 19-20 साल की उम्र में प्रचारक जीवन लिया था तो उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया था, जो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जीवन देश के लिए खपाने जा रहा हूं, अब देश ही मेरा परिवार है। और इसीलिए जब परिवार के लिए हम काम करते हैं तो हमें थकान नहीं लगती। तो उन्होंने यह संकल्प लिया था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दी। उनके लिए पूरा देश परिवार है, पार्टी परिवार है, आपके लिए परिवार ही पार्टी। हाँ, जवाब दे दो। 10 सेकंड। नाविका जी अच्छी बात इन्होंने बोली, तो ये बिल्कुल आ रही हूं अनुराग भदौरिया जी। पहले तहसीन पूनावाला, नहीं अभी आ रही हूं। पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सर मुंडवाया कि नहीं मोदी ने, यह सवाल है इंडिया गठबंधन का। बच्चे क्यों नहीं है मोदी के, यह सवाल है इंडिया गठबंधन का। क्या इंडिया गठबंधन के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं? ऑल्टरनेटिव विजन देने तो छोड़ दो, आप सिर्फ पर्सनल अटैक करते हैं। कभी नीच, कभी चाय वाला, कभी पनौती, कभी गंदी नाली का कीड़ा, और कभी चौकीदार चोर है। और इस बार तो परिवार को लेकर जिस तरह के बिल्कुल बिलो द बेल्ट कमेंट्स किए गए हैं, क्या ये राजनीति की शोभा बढ़ाते हैं या विपक्ष की दिखाते हैं मानसिकता, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा है? आज तहसीन पूनावाला जी सिर्फ कांग्रेस के सपोर्टर नहीं, एक इंसान बनकर भी जवाब दीजिएगा। नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति की जो शोभा है वो सभी दल गिरा रहे, चाहे वो किसी को जर्सी काव कहकर, किसी को हाइब्रिड बच्चा कहकर, किसी को दीदी कहकर, या जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है। लेकिन मैं ये मानता हूं
कि किसी की भी, और इस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं, किसी की भी मां का देहांत के बाद उनके अंतिम संस्कार किस तरह से हुए, किस रीति से हुए, किस रिवाज पे, उस पर टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मॉरली छोड़ दीजिए, इसे राजनीतिक लाभ भी नहीं होता विपक्षी पार्टी को। जैसे अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा, देश के मुद्दे बहुत सादा, किसान सड़क पे, स्टूडेंट्स सड़क पे है, देश में बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, टीचर्स सड़क पे, इन मुद्दों को उठाना है। अगर हम व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी को टारगेट करेंगे तो राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा जैसे उनको मिलता आया है। हाँ, ये बात सही है कि राजनीतिक स्तर सभी ओर से गिर गया है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को कोशिश करना चाहिए कि अगर ये चुनाव जीतना है 2024 का, तो मुद्दों पर लड़े, और मुद्दों पर लड़ेंगे तो मैं ये मानता हूं, अब भी मानता हूं कि उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन शर्त है मुद्दों पर लड़े। किसी की मां पर किस तरह से उनके अंतिम संस्कार हुए, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। अभी तो कह रहे हैं टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हर बार इसी तरह की टिप्पणियां एक बार नहीं हर बार होती हैं। और अभी राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनावों के टाइम जब वर्ल्ड कप भारत नहीं जीता था तो प्रधानमंत्री को पनौती भी बुला दिया था। क्या कभी भी विपक्ष बाज आया है अपनी इस कमेंट्री से? देखिए, जो तहसीन भाई ने जो बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। भारत की राजनीति में शब्दों की मर्यादा विगत कुछ समय में बहुत ज्यादा नीचे गई है, और इसकी शुरुआत आज से 17 साल पहले 2007 के चुनाव में तत्कालीन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में मौत का सौदागर कहकर। उसके बाद इतने प्रकार के संज्ञा बोले गए, पर तहसीन जी ने जो बातें बोली उसमें तो किसी का नाम नहीं था। यानी सुनने वाले ने खुद मान लिया कि ये मेरे लिए कहा जाता है। परंतु यहां तो क्या कहा गया, मोदी जी का नाम लेके मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इमरान मसूद, किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और इसके अलावा मौत और फिर मौत के प्रकार और इतने घटिया घटिया शब्द जो कि टीवी पर बोले नहीं जा सकते। कुत्ते की मौत, हिटलर का मौत, नाम लेकर बोले गए, किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं है। परंतु मैं जवाब देना चाहता हूं नाविका जी, आज से कई साल पहले एक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि आप एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, 24/7 काम करने की इतनी ऊर्जा कैसे पाते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था, रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उससे ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। तो इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि बूंद अघात सहे गिरि ऐसे, खलके वचन संत समझ ऐसे। यानी जैसे पर्वत होता है, उसके ऊपर पानी की बूंद गिरती है, वो अपने ऊपर कोई नहीं धारण करता है, वो सब नीचे चली जाती, पर्वत अविचल खड़ा रहता है। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके लिए जितने भी घटिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे उनकी विराटता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतः नीचे चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इस विचार को इनको समझना चाहिए, सैद्धांतिक मुद्दों पर बात करना चाहिए। मगर एक बात की मैं दाद दूंगा नाविका जी, लालू यादव जी ने क्या बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से काहे इनको प्रॉब्लम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं नाविका जी, ये बयान लालू यादव जी का निजी बयान है या राजनीतिक बयान? वो एक व्यक्ति के रूप में बोल रहे हैं अपने लिए या किसी समुदाय के लिए बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि शायद मोदी जी के प्रति घृणा में, गाली बकने में भी ये सब लोग इतने जबरदस्त हैं कि अपने राजनीतिक हित और वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। याद करिए, इन्होंने कहा था ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे ये नहीं कहा मोदी भस्म हो जाएंगे, हिंदुत्व की भी कब्र खोद रहे थे, जबकि हिंदुत्व में तो भस्म होते हैं। वैसे आज भी जो लालू यादव जी ने बोला है, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात उनकी निजी है या ये सामूहिक है, इसके पीछे कोई वोट का मामला है या केवल दिल पे चोट का मामला है। जवाब दे दो।